हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, जो इंश्योरेंस होती है बच्चे, उसमें जो उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दो व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो एक व्यक्ति वो जो इंश्योरेंस करवा रहा है और दूसरा व्यक्ति वो जो इंश्योरेंस कर रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्टेटमेंट होती है। वैसे ही उस स्टेटमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट के आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, ठीक है। जो मैंने दो बोले, जो दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर, ठीक है। इंश्योरर जो इंश्योरेंस करता है, और इंश्योर जो इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इज नोन एज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। द इंश्योर्ड पेज द प्रीमियम, जो इंश्योर व्यक्ति होता है जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है, वो पेज द प्रीमियम, वो प्रीमियम जो है वो पे करता है। एंड द इंश्योरर प्रॉमिसेस टू कंपनसेट द लॉस, जो जिसने इंश्योरेंस की होती है वो प्रॉमिस किया होता है उसने कि वो कोई भी तरह का लॉस होता है अगर, तो उसको वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी, अगर कोई भी लॉस होता है तो जो इंश्योरर होता है उसको एक प्रॉमिस कर किया होता है उसने इंश्योर्ड से कि अगर इफ एनी टाइप ऑफ लॉस, तो वो उसको पूरा करेगा, ठीक है। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो तरह से होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब कि कंपनसेशन टू द लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि जैसे जो कंपनसेशन है, किसी तरह का लॉस हो गया है अगर, तो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के ऑल अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। इस लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के अन्य जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर, जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ते हुए उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है? द इंश्योर्ड पेज प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योर्ड होता है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड। और इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है कंपनसेट करने का, इंश्योर्ड को उसकी जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करने का। एंड एनी लॉस ऑन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर लॉस होता है तो इंश्योरर होता है, उसने उसको प्रॉमिस किया होता है कि उसकी जो लॉस है उसको वो कंपनसेट करेगा। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच वेयर एक्चुअल लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहां पे होते हैं? जहां पे एक्चुअल जो आपका लॉस है उसको कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। एंड कंपनसेशन कैन बी टेकन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड फॉर 1 लाख। एक व्यक्ति ने अपने हाउस को 1 लाख रुपए से इंश्योर करवाया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है? हिज हाउस गेट्स डैमेज ड्यू टू फायर, उसका हाउस जो है वो फायर से डैमेज हो गया। एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000, और उसको कितना लॉस हो गया? 50,000 का। द पर्सन विल रिसीव ₹50,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो वो जो व्यक्ति है जिसने घर की इंश्योरेंस करवाई है, वो इंश्योरेंस कंपनी से कितना लॉस कंपनसेट करेगा अपने को? वो होता है हमारे पास, उसने लिया 50,000। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और सेकंड नंबर है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था उसमें लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंसेस होती हैं उसको उस वाले कैटेगरी में रखा गया था, इंडेमनिटी की कैटेगरी में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। जो वैल्यू लाइफ की किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ की वैल्यू है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति है, लाइफ मतलब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कोई वस्तु तो है नहीं कि जिसकी अगर कोई डैमेज हुई है तो उसको कैलकुलेट किया जा सके। ह्यूमन बीइंग को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। जो लाइफ है उसकी, एनी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ का लॉस होता है तो उसको एग्जैक्टली जो कैलकुलेट करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर क्या हुआ, द इंश्योर्ड पेज अ फिक्स्ड प्रीमियम एवरी ईयर। जो इंश्योर्ड व्यक्ति होता है वो हर साल जो है एक फिक्स पे जो है प्रीमियम का, वो प्रीमियम एक अमाउंट होता है वो हर साल वो जो है वो पे करता है। ठीक है, एंड आइदर एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, या मतलब एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी के बाद उसको वो पैसा मिलता है वापस, और इन हिज डेथ, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपनी डेथ के बाद, या फिर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी की जो डेट होती है उस डेट अगर ओवर हो जाए तो उसके बाद जो है वो उसको पैसा जो उसको रिटर्न हो जाता है। विच एवर इज अर्लियर, उन दोनों के बीच में जो भी अर्लियर हो, मतलब कि या तो पॉलिसी खत्म होगी या फिर व्यक्ति खत्म हो जाएगा, तो इन दोनों में से जो भी चीज पहले होगी तो उसमें पैसा जो है वो वापस मिल जाता है। ठीक है, he or his dependent gets the amount of insured, और पैसा किसको मिलेगा, जो इंश्योरेंस जिस व्यक्ति ने करवाई होगी उसके ऊपर जो डिपेंडेंट व्यक्ति होंगे, उसके घर की जैसे वाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो उनको जो है वो पैसा जो है वो रिटर्न होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारी री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। मतलब कि अब हम लोगों ने ये पढ़ना है कि री इंश्योरेंस क्या होती है और डबल इंश्योरेंस क्या होती है। Generally, reinsurance and double insurance are used interchangeably, but they are two distinct terms. मतलब कि री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस जो होती हैं वो आपस में यूज की जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। तो री इंश्योरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम। री इंश्योरेंस इन शॉर्ट में क्या बोला है इसने, इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच एन इंश्योरेंस कंपनी, एक ऐसी इंश्योरेंस जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी जो गेट इट्स रिस्क इंश्योर, अपने जो रिस्क को है वो इंश्योर करवाता है फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, किसी और कंपनी से। ठीक है, तो री इंश्योरेंस क्या होता है, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स रिस्क इंश्योर फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, जब एक इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस करवाती है तो उसको बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरेंस मतलब द्वारा से इंश्योरेंस कब होती है ये, जब एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है अपने रिस्क को जो है वो किसी दूसरी कंपनी से जो वो इंश्योर करवाती है। ठीक है, इन दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बोथ द इंश्योर्ड एज वेल एज द इंश्योरर आर इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें क्या होता है कि बोथ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जो इंश्योरेंस कर रहा है, दोनों ही क्या होते हैं, ये बोथ द इंश्योर्ड एज वेल एज इंश्योरर आर इंश्योरेंस कंपनीज, दोनों ही क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क का द्वारा से इंश्योरेंस करवा रही है। ठीक है, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स दैट रिस्क हैज एक्सीडेड अ सर्टेन लिमिट, जब एक इंश्योरेंस कंपनी ये फाइंड करती है कि रिस्क जो है वो एक लिमिट से एक्सीड हो रहा है, इट ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ द रिस्क टू सम अदर इंश्योरेंस कंपनी। जो मतलब फिर क्या होता है, जब इस एक कंपनी को ये पता लग जाता है कि रिस्क जो है वो लिमिट से आगे जा रहा है, ठीक है, तो इट ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ रिस्क, ये जो है एक रिस्क का एक पार्ट जो है उसको ट्रांसफर कर देता है किसको, ठीक है, पार्ट ऑफ द रिस्क टू सम अदर इंश्योरेंस कंपनी, किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी को जब ये अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता है, टेकिंग री इंश्योरेंस ऑफ सर्टेन आइटम्स,
कुछ सर्टेन आइटम्स जो हैं उसकी इंश्योरेंस के लिए वो री इंश्योरेंस वो करवाता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ठीक है, तो ये जो दिस इंश्योरेंस डज नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ये जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, री इंश्योरेंस जो होती है, बोल रहा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं करता है किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इसको आप लोगों को समझाया गया है कि एक पर्सन जो है गेट्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5 लाख ऑन हिज हाउस फ्रॉम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के नाम से इंश्योरेंस कंपनी है, उसने उस कंपनी से एक व्यक्ति ने जो क्या किया है, 5 लाख की जो है उसने एक पॉलिसी ली हुई है। ठीक है, द कंपनी कंसीडर्स इट टू बी एन एक्सेसिव रिस्क कवरेज। जो कंपनी ने इसको कैसे क्या कंसीडर किया, एक्सेसिव, ज्यादा मतलब, ठीक है, एक्सेसिव रिस्क कवरेज दैट इज इन केस ऑफ एनी डैमेज टू द हाउस, मतलब कि अगर हाउस का कुछ डैमेज हो जाता है, द कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंपनसेट द इंश्योरर इजिली। तो कंपनी जो है, जो उस जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको वो इजिली वापस नहीं कर सकती है। ठीक है, एंड it gets an insurance policy on the same house from the national insurance company। और उसने क्या किया कि उसी हाउस की एक और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख की। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, द हाउस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कुछ समय के बाद क्या हुआ, हाउस जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया एंड द इंश्योरर विल गेट 5 लाख फ्रॉम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरर है उसने 5 लाख जो है वो न्यू इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त किया। ऑन द अदर हैंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी विल गेट 3 लाख फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उस एश्योरेंस कंपनी जो है उसने क्या किया, 3 लाख किससे ले लिया, फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों, क्योंकि जो इंश्योरेंस है हाउस की वो री इंश्योरेंस हुई है, 5 लाख का हाउस था, तो जो एक कंपनी है उसने दूसरी कंपनी को क्या किया, 3 लाख की फिर से उसकी एक इंश्योरेंस और करवा ली। इन दिस वे द फर्स्ट कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स रिस्क अप टू ₹3 लाख। तो इस केस में क्या हुआ कि जो पहली कंपनी है उसने अपने रिस्क को 3 लाख से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट टर्म है हमारी डबल इंश्योरेंस। पहले थी हमारी टर्म री इंश्योरेंस, नेक्स्ट टर्म है हमारी डबल इंश्योरेंस। ठीक है, डबल इंश्योरेंस स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टी और पर्सन मोर देन वन टाइम बाय द इंश्योरर हिमसेल्फ। डबल इंश्योरेंस में पहले हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको कि क्या होता है ये। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड बाय 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनीज। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, एक ही रिस्क को 2 या 2 से ज्यादा कंपनी जो वो बियर करती है। ठीक है, अब डबल इंश्योरेंस स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, मतलब कि सेम प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस हो रही है और पर्सन व्यक्ति की भी हो रही है फॉर मोर देन वन टाइम ऑफ द इंश्योरर हिमसेल्फ, उसके एक टाइम से ज्यादा। ठीक है, डबल इंश्योरेंस हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस जो है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग से इंप्लीमेंट होती है लाइफ इंश्योरेंस के लिए और जनरल इंश्योरेंस के लिए। फायर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस में तो लाइफ इंश्योरेंस ही आएगी। ठीक है, और जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस और थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी अमाउंट। अगर एक व्यक्ति जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ की ले सकता है, ही विल गेट प्री डिटरमाइंड अमाउंट इन केस ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिसीज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि जब भी पॉलिसी या तो पॉलिसी की वो लिमिट जो होता है टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद या फिर व्यक्ति की डेथ होगी, उन दोनों में से जो भी अर्लियर जो भी पहले होगा तब उस व्यक्ति को जो वो अमाउंट जो है वो कंपनसेट हो जाएगा। किसको, जो उसके नॉमिनी होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड
Even in case of general insurance, an insurer can get more than one insurance policy. जो जनरल पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होती है, एक इंश्योर क्या होता है, वो भी एक से ज्यादा पॉलिसीज ले सकता है, ठीक है. बट इन द सिचुएशन ऑफ डैमेज और द लॉस सफर्ड विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पॉलिसीज टेकन एंड कंपनसेशन विल बी पेड on all the policies collectively which will be exceed the actual amount of the loss suffered. ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है कि एक व्यक्ति जो है गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड फ्रॉम ए एंड बी इंश्योरेंस कंपनीज. एक व्यक्ति जो है उसने अपने हाउस को ए और बी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस करवाया गया है फॉर ₹40,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली. 40,000 और 60,000 की रेशो उसने अपने हाउस को जो वो इंश्योर करवाया है. इफ दैट पर्सन सफर्स अ लॉस ऑफ 40,000, अगर वो व्यक्ति 40,000 से के लॉस से सफर हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको ड्यू टू द डैमेज ऑफ टू हिज हाउस, उसके हाउस के डैमेज, देन ही क्लेम आइदर क्लेम 20,000 ईच फ्रॉम बोथ कंपनीज. अगर उसका मतलब हाउस डैमेज हो गया तो वो क्या करता है, या तो दोनों कंपनीज को 20-20 हजार का क्लेम करता है, या फिर ठीक है, और या ही कैन कंपनसेट हिज लॉस बाय क्लेमिंग 40,000 फ्रॉम वन कंपनी. तो वो क्या करता है, अपने जो उसका लॉस होता है वो एक ही कंपनी से 40,000 का जो लॉस है उसको वो एक ही कंपनी से वो मांग सकता है, ठीक है. उसके बाद लेटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज विल डिवाइड द कंपनसेशन पेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट. उसके बाद एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि कौन सी कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन करना है. तो उस प्रिंसिपल के आधार के ऊपर उस जो रेशियो है इंश्योर्ड को वो पे की जा सकती है, ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रीइंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस. इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन रीइंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस. बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले हम लोग जब भी डिफरेंस करते हैं किसी चीज का तो सबसे पहले उसके बेस देखते हैं कि दो चीजों में जो डिफरेंस आ रहा है उनका बेस क्या है, ठीक है. तो रीइंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में बेसिस में आएगा पहले रिलेशन, ठीक है, संबंध. इट इज जो रीइंश्योरेंस है इट इज रिलेटेड विद द इंश्योरर. जो रीइंश्योरेंस है बच्चे वो है इंश्योरर से रिलेटेड, ठीक है. द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरर है वो इंश्योरेंस कंपनी है. और डबल इंश्योरेंस में क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द ओरिजिनल इंश्योर्ड, ठीक है. तो ये जो है ये ओरिजिनल जो इंश्योर होता है उससे रिलेटेड होती है. नेक्स्ट बेस है हमारा नंबर ऑफ इंश्योरर्स. नंबर ऑफ इंश्योरर्स में इन दिस केस रीइंश्योरेंस में क्या होता है कि द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1. रीइंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरर सिर्फ एक ही होगा, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. और डबल इंश्योरेंस में क्या होगा, इन दिस केस द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर. एक ही रिस्क जो है वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा इंश्योर करवाया जा सकता है. थर्ड नंबर है पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर. जो ओरिजिनल इंश्योरर है उसकी क्या पोजीशन है, द ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर, ठीक है. ओरिजिनल इंश्योरर जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट है द डबल इंश्योरेंस में क्या है, द ओरिजिनल इंश्योरर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स बट नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस. मतलब कि इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर होता है वो सारी ही कंपनीज को क्लेम कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता. फर्दर है इसका जो है यूटिलिटी. यूटिलिटी में क्या आएगा, री इंश्योरेंस में आएगा इट इज बेनिफिशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है. डबल इंश्योरेंस में इट इज बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओनली. ये जो है किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, जनरल पब्लिक के लिए, और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ही ये डबल इंश्योरेंस जो है वो बेनिफिशियल है. सेकंड है हमारा इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, ठीक है.
इंश्योरेंस क्या चीज होती है और एश्योरेंस क्या चीज होती है। जनरली These two words are used as, मतलब एक ही तरह से इनको यूज किया जा सकता है, बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। द टर्म एश्योरेंस इज यूज इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो टर्म है हमारी एश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूज की जाती है। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस जब भी होगी तो हम इंश्योरेंस के बजाय उसको एश्योरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और in life insurance policies, its meaning is that the policy holder is assured of receiving money from the insurance company. Life insurance company में क्या होता है? It meaning that the policy holder जिसने पॉलिसी ली है is assured to receiving, assure होता है कि वो मनी जो है उसको वापस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। This assurance is not only for his life, वो जो assurance है सिर्फ उसकी लाइफ के लिए नहीं, but also when he is dead, जब वो खत्म हो जाता है तब भी उसकी वो पॉलिसी जो है उसको अमाउंट जो कंपनसेट वो करना ही मतलब मिलता है। Hence, so the insurance company has to pay either to the policy holder, इंश्योरेंस कंपनी को या तो पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ओ टू हिज उसके जो नॉमिनीज होते हैं उनको उसको पे करना पड़ता है। द ओनली क्वेश्चन इज टू फिक्स द टाइम ऑफ पेमेंट। सिर्फ क्या क्वेश्चन आता है कि उसकी टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टर्म इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज यूज टू इन इंडेमनिटी पॉलिसी। इंडेमनिटी पॉलिसी मतलब कि जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इंडेमनिटी पॉलिसी लाइक द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है। Insurance here means that insurance company will pay the compensation to the insured only when there is some loss incurred by the insured. इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस हियर मींस, इंश्योरेंस का क्या मतलब है? दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड ओनली व्हेन देयर इज सम लॉस। अगर वहां पे अगर कोई लॉस होता है तभी इंश्योरेंस कंपनी को वो पे करना पड़ता है। और लाइफ इंश्योरेंस में कहता है या तो पॉलिसी खत्म होगी या फिर व्यक्ति खत्म होगा, तो उन दोनों केसेस में जो भी विच एवर इज अर्लियर, तो इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट वो वापस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद when there is some loss incurred by the insured, if a person gets his godown insured against the fire, अगर किसी व्यक्ति ने अपने गोदाम को इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट फायर, मतलब कि रिस्क है उसको फायर का, आग लगने का, तो उसने जो है उसको इंश्योरेंस करवाई हुई है। एंड नो फायर एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, और अगर नेचुरली जब आग नहीं लगती है तो कंपनी क्यों कंपनसेट करेगी, ठीक है। देन कंपनसेशन विल नॉट बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। उस केस में क्या है